जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। मॉडरेट से लेकर हार्ड जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनके सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने समाहित कर दिया है। आइए, आपका भाई धीरज द्विवेदी आपको 30 मिनट की इस वीडियो में आपके हर कॉन्सेप्ट को माइंड में बहुत आसान भाषा में सेट करने वाला है। तो शुरू करता हूं, बिल्कुल शुरू से उठाऊंगा और अंत तक लेकर चलूंगा। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, सुपर फास्ट वीडियो है। पहला कॉन्सेप्ट बिना किसी भी टाइम को स्पेंड किए हुए हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जब पूछता है तो कहता है हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। यानी भाषा परिवार की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो परिवार आता है वो भाषा परिवार में आता है भारोपीय परिवार। आपको पता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी है वो संबद्ध किससे है? भारोपीय परिवार से। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो हिंदी है आपकी वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। और देवनागरी से कठिन क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ? तो दोस्तों, गुजरात में हुआ और राजा जयदेव भट्ट के शिलालेख में हुआ। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। रस सिद्धांत का जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब लगता तो बहुत आसान है, लेकिन यहां से बनेंगे 3 क्वेश्चन। एक तो आपको पता होना चाहिए कि रसों के जनक कौन है, दूसरा अलंकार के जनक कौन है, और तीसरा छंद के जनक कौन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर आचार्य भामह की। जो भामह साहब हैं ये कौन है? ये दोस्तों आपके हैं अलंकार के जनक। ठीक है, याद रखिएगा। तो अलंकार के जनक कौन है? वो भामह है, आचार्य भामह। पिंगल ऋषि जो है ये कौन है? ये छंद के जनक हैं। और जो भरत मुनि है दोस्तों ये हैं आपके रस जनक हैं। यानी रस के सिद्धांत जो दिए हैं वो किसने दिए हैं नाट्य शास्त्र में? भरत मुनि ने दिए हैं। तो भरत मुनि ने रसों को कहां दिया है अगर ये पूछा जाए तो इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। ठीक है, याद रखिए। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आएगा थर्ड नंबर। अगर देखिए हिंदी को डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन के आंसर्स लगाना सब कुछ नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अगर डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो तो आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लेना। बस उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने देंगे। ये भाई आपके धीरज द्विवेदी का वादा है। ठीक है ना। चलिए, अलंकार की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि अलंकार के जनक हैं आचार्य भामह। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? अलंकार यानी अलम धन कार से बना हुआ अलंकार है। और अलंकार को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें संधि भी पूछ लेता है कि कौन सी संधि है। तो इसमें है आपकी व्यंजन संधि है, अलम धनकार, जिसमें अलम का मतलब होता है आभूषण। अब ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन आता है कि काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है? दोस्तों, अलंकार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों, चौपाई के जब भी आप चरणों की बात करते हो तो 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। और आप दोहा का जो उल्टा होता है वो सोरठा होता है, सोरठा का उल्टा होता है दोहा होता है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब बहुत बार आपने पढ़ा होगा, 10th 12th क्लास से पढ़ते आए हो कि भाई कनक कनक। अब देखिए, जब भी शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है, क्योंकि यहां पर एक है आपका स्वर्ण है, एक है आपका दतूरा है। और जब भी आपसे वर्ण आवृत्ति करता है तो अनुप्रास होता है, और शब्द आवृत्ति करेगा दोस्तों तो यमक होगा। धीरे धीरे सारे अलंकार भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? दोस्तों, अगर आप बात कर लेते हो तल्लीन, तो तल्लीन में संधि होती है व्यंजन संधि। और तल्लीन दोस्तों होता है तत धन लीन होता है, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो देखिए, जब भी समास को करिए तो हमेशा एग्जाम हॉल में उसको तोड़ लीजिएगा। अब देखो, एक तरफ है मृग, एक तरफ है नयनी यानी नयन, जो यानी मृग के समान नयन है। तो यानी अगर किसी की विशेषता का वर्णन किया जाता है तो वो कर्मधारय समास की तरफ जाता है। तो मृग के समान या मृग जैसे, है ना, तो विशेषता का वर्णन है कर्मधारय। समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? दोस्तों, उत्कर्ष जो उठता है, जो गिरता है ना, वैसे ही हम उत्कर्ष का विलोम लगाएंगे अपकर्ष के साथ। क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, चौराहा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों ये जाएगा द्विगु समास में, क्योंकि संख्यावाची पद प्रधान होता है दोस्तों द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौराहा ही नहीं, चौराहा हो, तिराहा हो, दुपट्टा हो, है ना, इस तरह के सारे समास के शब्द द्विगु समास हो जाएंगे। शुद्ध शब्द को आपको छांटना है। अब देखो, जब भी आपसे वर्तनी से प्रश्न आता है तो इस तरह से प्रश्न आता है भाई, शुद्ध शब्द जो है आपको छांटना है। तो आशीर्वाद कैसा लिखा जाएगा? अब आशीर्वाद लिखने के लिए ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वही हो जाएगा, नहीं तो आरसीवाद कभी नहीं होता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आएगा 11 नंबर।
छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, व्याकरण के साथ छुटपुट ऐसे क्वेश्चन जो भाषा से आ सकते हैं, भाषा साहित्य से आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब छायावाद के जो जनक है वो है जयशंकर प्रसाद हैं। इनको कलाधर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा। इन्होंने कामायनी महाकाव्य भी लिखा है, झरना, आंसू, प्रेम पथिक जैसी रचनाओं को भी लिखा है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, अन्वेषण। अन्वेषण की जब भी हम बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण में अगर आप संधि विच्छेद की बात करोगे तो बी ऑप्शन जो है आपका अनुधन एषण हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 13 नंबर पर, यह आएगा हमारा वर्णमाला से। अब वर्णमाला से प्रश्न जब ये पूछा जा रहा है तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? वाह। अब देखो, जब भी आप वाह की बात करते हो यानी ये वाला वाह, तो ये वाला जो वाह है यानी यहां पर आप बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, यहां इसको हम काट देते हैं, बकरी वाला है ना। तो ये जो वाह है दोस्तों, ये है आपका कैसा? ये है आपका ओष्ठ वाला है ना। लेकिन अगर आप इसी वाह की बात अगर आप कर रहे हो, ये वाला वाह है, अगर वाह वट है ना, तो वाह वट है, ये दंत्योष्ठ यानी दंत और ओष्ठ का मिलन जब होता है तब हम वट को बोलते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 14 नंबर आपका प्रत्यय। अब देखो सबसे पहले प्रत्यय जान लो। प्रत्यय को कहा जाता है सफिक्स कहा जाता है। सफिक्स यानी पीछे लगने वाला, यानी जो भी शब्द के पीछे लगता है वही होता है। अब जैसे आहट, अब देखो यहां पर लिखावट, यहां आवट आ रहा है, यहां भी आवट आ रहा है, यहां भी आवट आ रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी को देखो तो घबराहट, आहट आ रहा है, इस सभी में आवट है, यानी इन ए सी डी में आवट है और बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आहट हो जाएगा। 15 नंबर, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सूर्य के लिए हमें हमेशा लगाना पड़ता है। हमें लगता है कि नहीं, सूर्य का तो हमारा जो है सूर्याणी हो जाएगा। तो जो सूर्य का स्त्रीलिंग है क्या है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है वो सूर्या माना जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है संस्कृत के रूप में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, 16 नंबर की तरफ। अब 16 नंबर भी बहुत ट्रेंडिंग लेवल में पूछा जाता है, जरा ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, अनुवित शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? अनुवित की बात करेंगे तो अनुधन इत होगा। अब अनुधन इत होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आएगा आपकी स्क्रीन पर। पय का अनेकार्थी शब्द क्या है? अब जो पय है ना दोस्तों, ये वाला पय, ये पय जो है ये अनेकार्थी शब्द, देखो इसका एक तो आपका होता है भैया जल होता है और एक होता है आपका दूध होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? जल और दूध के साथ। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? वज्रपाणी। अब देखो वज्रपाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ में, और वज्र, जिसके हाथ में वज्र हो, अर्थात भगवान इंद्र की बात हो रही है। और भगवान इंद्र अर्थात यानी किसी अन्य पद की तरफ हम इशारा करते हैं तो हम बहुब्री समास की तरफ जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन 100 क्वेश्चंस में हमें ध्यान ये रखना है कि सर्वश्रेष्ठ हमने 100 कॉन्सेप्ट लिए हैं, उसमें हमारा कितना स्कोर जा रहा है ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मृगावती, अब देखो ये क्वेश्चन आया है मृगावती रचना से। अब रचनाओं में अगर देखा जाए तो मृगावती एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। मृगावती को लिखने वाले कुतुबुन साहब हैं, यानी कुतुबुन साहब यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है और अखरावट लिखा है दोस्तों। क्लियर है? खड़ी बोली, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि खड़ी बोली को प्रथम महाकाव्य यानी लिखने वाले कौन से व्यक्ति हैं और वो काव्य कौन सा है। तो जो खड़ी बोली है दोस्तों, इसको प्रिय प्रवास यानी यहां प्रिय प्रवास को जाता है, और इसको लिखने वाले कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध है, यानी हरिऔध साहब ने लिखा है, ये बात याद रखना है। साकेत को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। लोकायतन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, लोकायतन किसने लिखा है। कामायनी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, है ना। लोकायतन अभी हम आपको बताते हैं आगे, है ना। चलिए क्वेश्चन आता है 21 नंबर, तब तक आप बताइए। 21, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? बहुत आसान है, लोकायतन। लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, याद करिए फटाक से, ठीक है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, यामा पर मिला है, ठीक है ना। चलिए कौटिल्य का विलोम क्या? एक एक चैप्टर आपको हर चैप्टर गिनवा दूंगा, हर चैप्टर इस वीडियो में हमने समाहित किया है। कौटिल्य का जो विलोम है दोस्तों वो है आपका आर्जव है। क्या है? आर्जव है। कठिन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। छोटा लगता है लेकिन कहते हैं ना, छोटा देखने में लगता है पर जो घाव है वो बहुत गंभीर करता है, बड़ा गंभीर है ना। क्वेश्चन आएगा 23 नंबर। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ज्योत्सना कैसा लिखा जाता है? देखिए ज्योत्सना की एक ही ट्रिक है, इसमें 3 चीजें आती हैं आधी, यानी पूरी नहीं होती। अब ज्योत्सना में देखिए 3 चीजें कहां पर आधी हैं?
केवल ऑप्शन नंबर बी में देखिए जा आधा है, ता आधा है, सा आधा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वक्रोक्ति अलंकार जो है वो उसके जनक कौन माने जाते हैं। देखिए अलंकार के जनक आचार्य भाम है, लेकिन उसके अंदर जो वक्रोक्ति अलंकार है वो है कुंतक साहब है। आंसर किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। क्लियर है, डी के साथ चला जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, जो अधोगति है ना दोस्तों, अधोगति। अब अधोगति की जब हम बात करते हैं तो ये आता है विसर्ग संधि में। अब उपसर्ग आता है आगे, तो जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं दोस्तों, तो अधा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर, दोहे का उल्टा कौन होता है। अब देखिए दोहे और सोरठे, दोहे की बात करें यानी दोहा की बात करें और सोरठा की बात करें तो आपको पता है कि 13-11, 11-13 का ये चलता है। अब यहां पर दोहा जो है उसका जो उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, वो है ऑप्शन नंबर बी। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन लिया है। और आंख की किरकिरी होने का मतलब होता है अप्रिय लगना होता है, धोखा देना नहीं होता। क्या है, धोखा देना नहीं होता है, अप्रिय लगना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर दोस्तों, प्रत्युपकार में कितनी संधियां हैं। मतलब माफ कीजिएगा, कितनी संधियां हैं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें पूछें कि कौन सी संधि है ना, संधियां नहीं, कौन सी संधि है, ऐसे पूछो तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भी या और वा पर कोई आधा जो है आपका इस तरह का व्यंजन है ना, जैसे आपका स्वागत है, प्रत्युपकार है, प्रत्यक्ष है, इस सभी संधियों में स्वर संधि का जो पार्ट होता है वो यड़ संधि वाला हो जाता है। और स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाय में अलंकार कौन सा है दोस्तों। जब भी आपकी शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां यमक होता है। जहां जनु जानो मनु मानो आता है उत्प्रेक्षा होता है। जहां पर तुलना की जाती है वहां पर आपका उपमा होता है। और जहां पर वर्ण आवृत्ति होता है वहां पर अनुप्रास होता है। तो आंसर जाएगा एक के साथ, ता की आवृत्ति हुई है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों 30 नंबर, घृणा का स्थायी भाव क्या है। अब देखिए जब आप घृणा की बात करते हो तो उसका स्थायी भाव होता है कि किसी भी चीज को हम देखना ही नहीं चाहें, तो उसे कहते हैं आप जुगुप्सा कहते हो। आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। क्वेश्चन आएगा दोस्तों 31। अब दोस्तों यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कलम का जादूगर और एक कलम का सिपाही। तो हम इस वीडियो में कलम का जादूगर और सिपाही दोनों पढ़ेंगे। आपको तब तक बताना है कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं। इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अभी तुरंत आगे बताएंगे। चलो, कलम का सिपाही आपको बताना है। तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद्र के ऊपर आधारित है। इसको किसने लिखा था, इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। याद रखिएगा, अमृत राय ने, इनके जो है पुत्र है अमृत राय, उन्होंने लिखा। तो कलम का सिपाही जो है ये आपका प्रेमचंद्र के साथ जाएगा। तदभव तत्सम से भी प्रश्न है, कहता है कि कौन सा युग्म गलत है या जोड़ा गलत है। देखो, दही का दधी है, आंख का अक्ष है, ऊंट का उष्ट्र है और श्रृंगार का श्रृंगार है। देखो याद रखिएगा कि सब कुछ सही है, लेकिन ऑप्शन डी जरा ध्यान से देखो। सिंगार, एक श्रृंगार का सिंगार होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि श्रृंगार अलग है और उसका तद्भव सिंगार होता है, सिंगार, है ना। सिंपल सी चीज समझ रहे हो। तो ये श्रृंगार ही लिखा है जो गलत हो जाएगा। पवन में कौन सी संधि है। तो पवन में दोस्तों आपकी पो धन अन होता है और पवन में दोस्तों स्वर संधि की अयादि संधि हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, निर्मिमेश बहुत कई बार आया है। तो निर्मिमेश की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि क्या होता है, जो बिना पलक झपकाए, यानी आंसर किसके साथ, ए के साथ। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप की बात आप कर रहे हो तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चला जाएगा। अब यहां से कई बार लोगों को लगता है कि नहीं सर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। नहीं, कैसे प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। 1877 में जो है इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। और कहां से हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद से हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जाए जगह तो इलाहाबाद। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 36, व्याकरण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, पिछली साल से 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो व्याकरण लिखा हो, व्याकरण नहीं लिखा, व्याकरण, और व्याकरण से संबंधित है। तो व्याकरण है दोस्तों व्याकरण का शिक्षक जो होता है या जानने वाला, शिक्षक नहीं जानने वाला। अब यहां शिक्षक भी दिया है, जानने वाला भी दिया है। जब ये नहीं होगा तब हम ऑप्शन नंबर सी। तो व्याकरण को जानने वाला हम मारेंगे। तो आंसर किसके साथ, ए के साथ। क्वेश्चन आएगा 37 नंबर, अरण्य का पर्यायवाची क्या है। तो अरण्य किसको कहते हैं, अरण्य कहते हैं दोस्तों वन को कहते हैं, है ना। वन को कहते हैं, जंगल को कहते हैं। और वन और जंगल अरण्य होते हैं कानन के पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन है 38 नंबर दोस्तों, पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो दोस्तों पुरस्कार में पुराह धनकार और पुरस्कार में दोस्तों विसर्ग हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर दोस्तों, कहता है कि पीपर पात सरिस मंडोला। तो हम कहते हैं पीपर पात सरिस मंडोला। हमने कहा कि जहां पर
हमारा तुलना आ जाए। अब तुलना आ जाए तो हमने कहा बोले कैसे सर, जैसे सा सी सम से, है ना, सरिस। अब सरिस जो शब्द है ये आता है आपके उपमा अलंकार में आता है, सा सी सम सरिस, उसके जैसा, है ना। तो पीपर पात सरिस मंडोला, किसके जैसा, है ना, तो उसके जैसा। इस तरह ऐसी अगर हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हम रखते हैं। रहीमन पानी राखिए में पानी कितना, अब देखिए रहीमन पानी राखिए जो वाला अलंकार वो है आपका जो है इसमें अर्थ है। तो रहीमन पानी राखिए में पानी के कितने अर्थ हैं, खूब पढ़ा आपने कि भाई देखो इसमें श्लेष अलंकार होता है, ये होता है, वो होता है। तो देखो इसमें 3 अर्थ हैं, है ना, 3 अर्थ हैं। एक अर्थ होता है आपका पानी का इज्जत होता है, दूसरा होता है आपका मोती होता है, और तीसरा जो होता है यानी मनुष्य के लिए इज्जत और मोती के लिए जो चमक, मोती के लिए क्या है, चमक, और तीसरा क्या होता है, चूने के लिए जो आपका जल होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना, इज्जत, चमक और जल के साथ जो हम लॉक करते हैं तो 3 हो जाएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था, तो हमारा रामचंद्र शुक्ल वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शंकर तैन ने कहा, है ना, ये बात याद रखना है। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और एक और याद रखो, आदिकाल को जो है आपका किसने, आदिकाल को अगर चारण काल पूछ ले तो आप जॉर्ज गियर्सन मारिए। शोषक का विलोम क्या होगा, कमेंट फास्ट। शोषक का जो विलोम होगा दोस्तों वो पोषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मकम काव्यम, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और हिंदी में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है कि ये आचार्य विश्वनाथ ने कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है ना। रस युक्त वाक्य ही काव्य, इसका मतलब क्या है, रस युक्त, रस से युक्त ही जो है आपका वाक्य ही क्या है, वही काव्य है दोस्तों, ये विश्वनाथ ने कहा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष, जब आप उन्मेष की बात करते हो तो ये दोस्तों आंसर बी जाएगा, यानी उद के साथ, तो उद धनमेश, उत नहीं उद धनमेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45, तुलसीदास किसकी कविता है? तो दोस्तों तुलसीदास जो है ये किसकी कविता है? जब भी प्रश्न ऐसा पूछा जाए ध्यान रखना है कि तुलसीदास को तुलसीदास नहीं निराला ने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, जिसको क्रांतिकारी कवि के नाम से भी हम यहां संबोधित करते हैं ना, ठीक है। अन्वय शब्द का अर्थ क्या है? अन्वय शब्द की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां याद रखना है कि जो व्याकरण से संबंधित है, क्या है, व्याकरण से संबंधित है, तो व्याकरण की जो एक रूपता है दोस्तों, व्याकरण की एक रूपता है, उसको हम अन्वय शब्द नाम देते हैं। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना का मतलब है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी के देखा और आंखें फेर लिया, इसका मतलब है प्रतिकूल हो जाना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, मूक का विलोम क्या है? तो जब आप मूक की बात करते हो तो आप बाचाल की तरफ जाते हो, यानी बाचाल है ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन आएगा 49। अब 49 की बात करोगे या, अब देखो या जो है चाचा जाजा, है ना, इस तरह से आप जो है तालब्य की बात करते हो, ऐसे ही या और ई जो है ये तालब्य की ही बात करते हैं, आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन आएगा 50 नंबर, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी दोस्तों किस काल के कवि हैं? कई बार एग्जाम में आया है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। रीतिकाल के कवि हैं तो याद रखना है बिहारी भूषण, है ना। चलिए, अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए अत्युक्त की बात करेंगे तो अति धन उक्त, उपसर्ग आगे लगता है, तो उपसर्ग जब आगे लगेगा तो अति आएगा, तो अति है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आएगा दोस्तों 52। अब 52 कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एक आता है विश्व हिंदी दिवस, तो ये आपका मार दीजिए। एक आता है हिंदी दिवस, तो केवल जब हिंदी दिवस आए तो 14 सितंबर मारिएगा। 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, आर्टिकल 343 के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है दोस्तों केशव दास को कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र जो है उद्दंड मार्तंड कहां से प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ है दोस्तों कलकत्ता से हुआ है, जिसको कोलकाता कहा जाता है। 30 मई 1826 में जो है इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। सवाल आपसे यह है कि किसने प्रकाशित किया, बताइए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2 ऑप्शन देता हूं, श्रीनिवास, आचार्य श्रीनिवास, और उद्दंड मार्तंड को प्रकाशित करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाक से। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त साहब है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। साकेत हुआ, पंचवटी हुआ, जयद्रथ वध हुआ, है ना, ये सभी को यशोधरा हुआ मैथिली शरण गुप्त साहब।
कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो देखिए यहीं पर अब क्वेश्चन, कलम का सिपाही अगर पूछे तो भैया यहां पर मार दीजिए प्रेमचंद्र को, लेकिन कलम का जादूगर है तो मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी और प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। 57 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के साहित्य। अब देखिए वैसे तो आप जाते हो शंकर कुरूप के साथ, है ना, लेकिन आप हिंदी की बात करते हो सुमित्रा नंदन पंत साहब हो जाएंगे, क्योंकि पंत साहब को चिदंबरा पुरस्कार यानी चिदंबरा के लिए मिलता है 1968 में। किसके लिए मिलता है? चिदंबरा के लिए मिलता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आता है 58 नंबर आता है, और 58 नंबर को भी आपको ध्यान से करने की आवश्यकता है। कहता है अत्यधिक, अति धन अधिक होता है, तो अति धन अधिक का मतलब है कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा 59, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? अब तद्भव की बात करेंगे, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। देखो ये सारे ही तत्सम है, लेकिन अचरज को आश्चर्य कहते हैं, तो आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है। याद आ गया? चलिए, जो कम बोलता है उसके लिए, अब मूक का बाचाल होता है, जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, ठीक है ना। और मृदुभाषी मीठे की बात होती है ना, तो मृदुभाषी नहीं होगा। यथाशक्ति, अब देखो एक ट्रिक बताता हूं, जब भी किसी भी समास को करिए तो हमने कहा था संधि विच्छेद कर लो। अब यथा को जैसे ही अलग किया तो इसमें उपसर्ग आ गया। दुनिया का कोई शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हो वो हमेशा समास हो जाता है, अव्ययी भाव हो जाता है, प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। अनल का पर्यायवाची, अब देखो अनिल होता है वायु का, लेकिन अनल जो होता है ये होता है अग्नि का होता है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी, जो अंधे की लकड़ी है दोस्तों, ये अगर मुहावरे की हम बात करेंगे तो ये दोस्तों किसके साथ जाएगा? एकमात्र सहारा हो जाएगा, और एकमात्र सहारा जब हो जाएगा तो हम ये कहते हैं दोस्तों आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 64, कवित्री कैसा लिखा जाएगा? तो कवइत्री, यानी आंसर किसके साथ? बी के साथ जाएगा दोस्तों, तो कवित्री यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है सज्जन का विलोम क्या होगा? तो सज्जन का क्या हो जाता है? दुर्जन हो जाता है, इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अगला दोस्तों है 66 नंबर, वर्णों का समूह किसे वर्णों का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, कुछ भी ऐसे ही आप कर लो। और क्वेश्चन आता है 67, कारक के कितने में समास होते हैं? 6 प्रकार के कारक होते हैं आपके, 8 प्रकार के संधि होती है 3 प्रकार की, यानी आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ जाएगा। 68, स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर, तो स्थावर का होता है जंगम होता है, किसके साथ होता है? जंगम हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, पवन, पवन को कहते हैं आप अयादि संधि, पोधन अन कहते हैं, अभी बताया था आगे। तो पोधन अन जो है स्वर संधि का ही एक पार्ट है जिसको अयादि संधि कहते हैं, तो आंसर बी जाएगा। अगर पावन होता तो पौधन अन हो जाता है ना, तो पावन अगर होता तो जिसको मैं आपको बोलता कि जैसे पावन होता तो पावन में सी ऑप्शन हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन में आंसर किसके साथ? बी के साथ हो जाएगा। 70 नंबर, दशानन में कौन सा समास है? जब दशानन की बात करोगे तो आपका बहुब्री हो जाएगा, दशानन में बहुब्री समास हो जाएगा, क्योंकि 10 सिर है, 10 आनन है, जिसके अर्थात रावण की बात होगी। अगला क्वेश्चन है अन्वय, अन्वय की बात करें, देखो अन्वय में क्वेश्चन नहीं पूछा, अन्वय का अर्थ पूछा था, तो अनुधन अय होता है। अब अनुधन अय यानी आंसर ए। अगला है 72, तरणी का पर्यायवाची, तरणी के पर्यायवाची में आप सूर्य की बात करते हो, आंसर किसके साथ? सूर्य ऑप्शन हो जाएगा। एक आपका नाव होता है, वो तरणी होता है। अनुगामी का मतलब क्या होता है? जो अनुगामी का मतलब क्या है? जैसे हम तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अनुगामी का मतलब होता है जो पीछे चलता है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हवा के लिए देखो समीर है, अनिल है, वायु है, क्या सलिल है? सलिल नहीं है। सलिल दोस्तों ये जल का होता है, तो जल का जो पर्यायवाची है वो सलिल है। आग में घी डालना, तो आप कहोगे क्रोध को और भड़का देना, तो जब क्रोध को भड़का देते हो तो आंसर किसके साथ? सी के साथ। अपने तेजी से आंसर लगा तो रहे हो, पर गिनते जाना हमारे कितने क्वेश्चन गलत हुए, गलत को माइनस कर देना सही से, है ना, और हमें बता देना कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वनाम के भेद। अब देखो संज्ञा 3 मुख्यता है, ब्रॉड लेवल में 5, सर्वनाम दोस्तों 6 मुख्यता है, ब्रॉड लेवल में 11 होते हैं, तो इसलिए सर्वनाम यानी जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? बहुत आसान छोटा सा प्रश्न है, कोई बात नहीं, सबसे सिंपल प्रश्न लिया, घृणा का प्रेम। लंबोदर का समास कौन सा है? तो लंबोदर में दोस्तों समास हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, बहुब्री समास। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर की बात हम कर रहे हैं, दिक धन अंबर, और दिगंबर में दिक धन अंबर होता है, तो आंसर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर।
80 नंबर पर हम आ गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के? तो हमने कहा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हमने कहा उत्पत्ति के आधार पर होते हैं दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला क्वेश्चन है जो जीता ना जा सके। अब जो जीता ना जा सके दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे? जो जीता ना जा सके उसको हम कहेंगे अजेय कहेंगे, यानी अजेय, यानी आंसर किसके साथ? बी के साथ हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर दोस्तों, आंख का तारा होना। आंख का तारा होने का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कहता है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव होता है, इसलिए विकल्प हमारा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 84 नंबर, पीतांबर में कौन सा समास है? पीला अंबर, अर्थात भगवान कृष्ण की तरफ इशारा, और भगवान कृष्ण की तरफ इशारा है तो आंसर दोस्तों बहुब्री के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन इस यहां पर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर होता है दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। उज्ज्वल, अब बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया, उज्ज्वल की बात हम कर रहे हैं तो उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या है? अब उज्ज्वल के शुद्ध वर्तनी की तरफ आप जाओगे, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, उज्ज्वल का केवल बी हो जाएगा, जिसमें दो जा जो है वो आधे हैं, है ना। राम ने रावण को मारा, अब कारक भी देख लेते हैं, राम ने रावण को मारा, अब ने भी आए तो हम क्या कर्ता ने लगाएं, या को आए कर्म को लगाएं? नहीं, लास्ट वाले के हिसाब से लगाएंगे, हम को के हिसाब से लगाएंगे दोस्तों, और यहां पर हो जाएगा आंसर इज बी ऑप्शन। कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। आलोक का विलोम क्या होता है? तो आलोक का जो विलोम होता है वो अंधकार होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अंधकार तिमिर, है ना, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर आप प्रत्युत्पन्नमति की बात करोगे तो प्रति हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। और गजानन शब्द का पर्यायवाची, देखिए दोस्तों, हम वीडियो में हमने कहा था 30 मिनट लेंगे, है ना, और 30 मिनट से कम में इस वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को, है ना। जो कहता हूं बस वही करता हूं दोस्तों, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियो लेकर आ रहा हूं। गजानन किसका पर्यायवाची है? तो गजानन दोस्तों हमेशा गणेश जी के साथ हमारा जाता है आंसर, तो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और आपसे निवेदन है कि हम कोई रोबोटिक नहीं है, हम आपके भाई धीरज द्विवेदी, और गुरु होने से पहले आपका भाई हूं और आपके परिवार का एक हिस्सा हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा साथ चैनल से नहीं, हमारा साथ आपके साथ बना रहे, जब भी कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए दोस्तों। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी बहुत ध्यान से समझ ले कि जीवन भर ना हम पढ़ाएंगे, ना ही आप जीवन पर पढ़ेंगे, जो साथ है वो परमानेंट रहना चाहिए दोस्तों। अविज्ञ का विलोम क्या होता है? अनविज्ञ होता है दोस्तों, आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला जो होता है दोस्तों वो कृतज्ञ होता है, तो कृतज्ञ आंसर बी हो जाएगा, और जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है दोस्तों, तो यहां आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह दंड के योग्य है, ठीक है ना। दो वर्णों के मेले से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे जब वर्ण मिलेंगे तो हमारा संधि होगा, जब शब्द मिलेंगे तो समास होगा, शब्द के आगे लगेगा वो उपसर्ग होगा, और शब्द के पीछे लगेगा वो प्रत्यय होगा। सारे समझ लिए? तो जो वर्ण है ना वो संधि। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है ना, ठीक है ना। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, जब भी अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 8 होते हैं, और रचना के आधार पर पूछेगा 3 होते हैं। 3 कौन से होते हैं? संयुक्त, सरल और मिश्र, या सरल, संयुक्त, मिश्र। सा कौन सा व्यंजन है? अब सा की बात देखिए, ये वाला जो सा है ये आपका कौन सा दंत्य है? क्या ये वाला सा है? ये है तालव्य है, और ये वाला सा है ये है मूर्धन्य है। तो जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, ये वाला जो सा है यहां पर, वैसे तो सा 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 हा उसमें ही आते हैं, लेकिन हमने आपके उच्चारण भी बता दिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मिठास शब्द की बात करेंगे तो यह है आपकी भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक 3 मुख्यता होती हैं, वैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक एक अलग अलग बन जाता है। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, यहां शेक्सपियर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो शेक्सपियर दोस्तों जो है ये आपके जातिवाचक की बात करता है, यानी जातिवाचक। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, यानी जब एक से अधिक चीजें, यहां के भी हैं, दूसरे देश के कोई और है, जब कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इसमें विवेकानंद क्या है तो जातिवाचक हो जाए, माफ कीजिएगा यहां पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर कालिदास बहुत सारे हैं, जैसे आजकल जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों जाति है पूरी, तो यहां पर भी जातिवाचक हो जाएगा। 99 स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों है 100 क्वेश्चन दोस्तों, आपको आंसर करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आंसर करना है। मैंने आपसे वादा किया था कि हम 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को कवर करेंगे, और 1 मिनट पहले ही हमने इस वीडियो को कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके अपने एक मित्र तक जो पढ़ने वाला हो उसको ही लेकर आइए प्लीज, है ना। उसको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका भाई धीरज द्विवेदी, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर थोड़ा भी टाइम दे रहे हो, अगर आप 1% मुझे दे रहे हो, मैं आपसे वादा करता हूं
आपसे वादा करता हूं कि आपको हारने नहीं दूंगा। ये वादा है आपके भाई धीरज द्विवेदी का, ठीक है ना। गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। आपके माता पिता को धीरज द्विवेदी का प्रणाम इस मंच से, और आप सबको बहुत सारा प्यार। वंदे मातरम।